मुग़ल पेंटिंग। अब हमने देख लिया कि औरंगज़ेब जो थे वो बहुत ज़्यादा कन्वर्जन नहीं थे आर्ट के, तो उनके टाइम पे पेंटिंग्स बनना कंटिन्यू तो हुई मुग़ल पेंटिंग्स, बट वो इतनी ज़्यादा नंबर में या क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी। सो एंड मुग़ल जो एम्पायर है ये बहादुर शाह ज़फ़र टू के साथ ख़त्म हो गया इंडिया में। तो इस वजह से फिर मुग़ल पेंटिंग्स का धीरे धीरे ग्रेजुअल करके फाइनली मिड 19th सेंचुरी तक औरंगज़ेब की डेथ के साथ तक ये चला, एंड देन फाइनली इट वाज लाइक डिसमिस्ड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीमिस्टिफाई, और आज हम इसका लास्ट पार्ट चैप्टर नंबर 3 मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर कि मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ क्लास 12 के वीडियोस या पूरे सिलेबस कवर करके समझा सकूँ। एंड सो फार वी हैव डन दैट विद पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, एंड वेरी सून यू विल बी गेटिंग देम फॉर साइकोलॉजी एंड पेंटिंग टू कंप्लीट वंस। तो कुछ मास्टर वर्क्स जो है जो मुग़ल के उसमें मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम टू और बहादुर शाह ज़फ़र के टाइम पर भी प्रोड्यूस हुए थे, लेकिन ये बस कुछ जैसे कहते हैं लास्ट फ्लिकर्स इन द कैंडल जैसे कहते हैं, तो कुछ एक थोड़े बहुत वो थे, बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे नहीं थे। बहादुर शाह ज़फ़र की जो पेंटिंग है, जिसको ये देखिए, ये वाली पेंटिंग जो है 1838, जो अभी फॉग म्यूज़ियम ऑफ आर्ट कैम्ब्रिज यूके के पोजीशन में है। तो ये वाली जो पेंटिंग है ये 2 डेकेड्स पहले 1838 में बनाई थी, जब बिफोर इन 1857 ही वाज एग्जाइल्ड टू बर्मा बाय द ब्रिटिश, एंड इसके बाद मुग़ल रूल जो था, एम्पायर जो था, वो फिर ख़त्म हो गया था। ओके, तो ये लास्ट मुग़ल रूलर थे, पोएट थे, स्कॉलर थे और एक कन्वर्शियर भी थे। एक नया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जो था वो इसके बाद डेवलप हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा रीजनल किंगडम्स अनसेटल हो गए, स्टेबिलिटी थोड़ी सी वो हो गई, और इंग्लिश का रूल का थ्रेड जो है वो लिंगर होने लगा, जिसने हमारे इंडिया में जो आर्ट का सिनेरियो था उसको चेंज करा। जो पेंटर्स है वो चेंजिंग पैटर्न्स के साथ सूट करने के लिए अपना थोड़ा थोड़ा चेंज करने लग गए अपनी पेंटिंग स्टाइल, आर्टिस्टिक एस्थेटिक कंसर्न्स वगैरह, तो उनके सब्जेक्ट मैटर्स, उनका लैंग्वेज वगैरह। तो धीरे धीरे करके मुग़ल मिनिएचर जो है वो प्रोविंशियल और कंपनी स्कूल जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसके साथ मर्ज होता गया। प्रोसेस ऑफ मुग़ल पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग जो कि मुग़ल मिनिएचर्स में दिखती है वो मैन्युस्क्रिप्ट्स या रॉयल एल्बम्स की पार्ट थी। मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा जाता था उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन उस स्पेस में जहाँ छोड़ा जाता था उसके लिए वो करा था। तो बुक बनाने के लिए, बुक पेंटिंग बनाने के लिए एक प्रोसेस अडॉप्ट की जाती थी। सबसे पहले हैंडमेड पेपर की शीट्स प्रिपेयर करी जाती थी और पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को सूट करने के लिए उसको फिर उस साइज़ में कट करा जाता था। फिर एक बार जो स्क्राइब है वो अपना टेक्स्ट लिखता था और फिर वो आर्टिस्ट के लिए टेक्स्ट लिखते लिखते उतनी जगह जितनी डेजिग्नेटेड थी, जितनी होनी चाहिए थी, वो स्पेस छोड़ के और वो टेक्स्ट पूरा लिख के कंप्लीट कर लेता था। फिर उसके बाद जो आर्टिस्ट है वो पेंटिंग करता था। तो देखिए, मतलब सबसे पहले आर्टिस्ट के लिए जगह छूट गई, फिर उसके बाद जो पेजेस थे उसको रूल करके पूरे टेक्स्ट के साथ फिल कर दिया था। तो सबसे पहले पेजेस अलग हटा दिए आर्टिस्ट के लिए, फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा गया। फिर एक बार टेक्स्ट लिखा गया, जो आर्टिस्ट होता था वो टेक्स्ट का विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो इमेजेस में वहाँ पे जो लेफ्ट उसके जो जगह छोड़ी गई थी वहाँ पे करता था। तो आर्टिस्ट जो है वो कंपोजिशन स्टार्ट करता था, दैट इज़ तरह टू पोर्ट्रेट्स, दैट इज़ चिहरनामा, टू द फाइनल स्टेज ऑफ कलरिंग, दैट इज़ रंगमीजी। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तरह से स्टार्ट करेगा, मतलब सबसे पहले कंपोजिशन ड्रॉ करता था, तो फिर उसके बाद डिटेल्स वगैरह ऐड करता था जिसको कहते थे चिहरनामा, और फिर फाइनल उसकी पूरी कलरिंग करता था जिसे कहते थे रंगामीजी। कलर्स एंड टेक्निक्स ऑफ मुग़ल पेंटिंग, जो पेंटर्स हैं मुग़ल आर्टिलर के जो थे वो कलर्स भी बनाते थे, खुद ही बनाते थे और उसके मास्टर थे। जो मुग़ल पेंटिंग्स थी वो हैंडमेड पेपर पे बनती थी, जो कि स्पेशली पेंटिंग्स बनाने के लिए ही मतलब इसी पर्पज़ के लिए बनाई जाती थी। कलर्स जो थे वो ओपेक थे, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते थे, और नेचुरल सोर्सेज को ग्राइंड करके चूरा बना के उनको पिगमेंट्स के साथ मिला के परफेक्ट शेड्स ऑफ कलर्स बनाए जाते थे। जो पेंट था वो बहुत सारे ब्रशेस का यूज़ करके बनाया जाता था, जो स्क्विरल्स या किटन, जैसे कि राजस्थानी में कैमल और स्क्विरल के हेयर का ब्रशेस बनता था, इससे ऐसे ही इसमें स्क्विरल किटन के हेयर का ब्रश बनता था। वर्कशॉप में जो पेंटिंग थी वो एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट बनाते थे, मतलब उनका कंबाइंड एफर्ट था, बहुत सारे आर्टिस्ट साथ में मिलकर कराते थे। उनमें से बेसिक ड्राफ्ट, ड्राइंग, ग्राइंडिंग और फिलिंग इन कलर्स या एडिंग डिटेल्स जो थी वो यूजुअली उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता था। कोई कलर बना रहा है, कोई कलरिंग कर रहा है, कोई डिटेल ऐड कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वो सिंगल हैंडेडली कोई एक ही बना रहा हो या ग्रुप में बनाओ, दोनों तरीके से हो सकता था। पूरी एक पेंटिंग को एक ही इंसान बना रहा हो या फिर वो मिलके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दोनों तरीके से हो सकता था।
तो जो आर्ट वर्क है जो अर्ली मुग़ल फेज़ के टाइम पे प्रोड्यूस करे जाते थे वो टीम ऑफ आर्टिस्ट के एफर्ट्स से, मतलब टीम मिलके बनाती थी, और एक के स्पेशलाइजेशन के ऊपर बेस्ड नहीं थे। हर आर्टिस्ट जो है वो अपना एस्पेक्ट पेंटिंग में उसको वो करता था, जिसके साथ वो कंफर्टेबल था उसको पेंटिंग में ऐड कर लेता था। कोई एक का यू नो वो नहीं था। तो रिकॉर्ड्स हमें पता थे जो आर्टिस्ट थे उनको इंक्रीमेंट्स दिए जाते थे, उनकी सैलरी में जब काम हो जाता था तो उनको इसके अवार्ड्स की तरह इंक्रीमेंट्स दिए जाते थे। जो रिकॉर्डेड नेम्स है मास्टर आर्टिस्ट के वो भी हमें बताते हैं कि वो क्या क्या पोजीशन एंजॉय करते थे, मतलब एटेलियर में कौन मास्टर आर्टिस्ट है, किसकी क्या पोजीशन है। एक बार पेंटिंग कंप्लीट हो जाती थी, जैसे हमने राजस्थानी में पढ़ी उसी तरीके से मुग़ल में भी अगेट नाम का एक जेमस्टोन होता है, उसको बर्निश करा जाता था, मतलब उसको एक रेडियंस एक जैसे आज हम वार्निश करते हैं ना, उसी तरीके से उस बर्निश अगेट के साथ यूज़ करके बर्निश करा जाता था। तो वो पेंटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम नीट, क्लीन और शीन वर्क देती थी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल बताया कि क्या क्या वर्मिलियन यानी जो रेडिश टाइप का कलर होता है ना, ऑरेंजिश टाइप का कलर, वो सिनेबार से ऑब्टेन होता है। अल्ट्रा मरीन जो है वो लैपिस लसूली बहुत ही प्रेशियस ब्लू कलर का जेमस्टोन होता है, तो उससे उसका ग्राइंड करके चूरा बना के फिर उसको ग्लू एंड पिगमेंट्स के साथ मिला के उस टाइप का अल्ट्रा मरीन ब्लू बनता है। ऑर्पीमेंट से ब्राइट येलो मिलता है। शाउंड शेल्स को बना के वाइट और चारकोल से ब्लैक मिलता है। गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो उनको पाउडर के साथ कलर्स के साथ मिक्स करके स्प्रिंकल करा जाता था ताकि पेंटिंग में और ज़्यादा चमक आ जाए। अब हम पढ़ेंगे नोवाज़ आर्क के बारे में। नोवाज़ आर्क जो है ये दीवानी हसीफ की फ्रॉम अ डिस्पर्स दीवानी हफीज़ पेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1590 की है। नोवाज़ आर्क की स्टोरी हम सभी ने पढ़ी हुई है, एक एक्सीलेंट पेंटिंग है। इसका कलर पैलेट बहुत ही सबड्यूट है, बहुत ब्राइट और विविड कलर्स नहीं है। इसके आर्टिस्ट हैं मिस्किन, जो कि अकबर के बहुत ही मास्टर आर्टिस्ट थे। इम्पीरियल मिस्किन बहुत ही इनकी आगे भी हम वो करेंगे पढ़ेंगे। प्रॉफिट नोआ जो है वो आर्क में है, जो कि एनिमल्स को कैरी कर रहे हैं पेयर्स में। ठीक है, आप सभी को ये स्टोरी पता है नोआज़ आर्क की, कि होता ये है कि प्रॉफिट नोहा जो रहते हैं, ऐसा होता है कि वो अर्थ पूरी डिस्ट्रॉय हो रही होती है, तो नोहा जो है वो एक ऐसी शिप बनाते हैं जिसमें वो हर स्पीशीज़ के एक पैर को अपने साथ ले लेते हैं, ताकि वो फिर वो पैर जो है वो अपनी स्पीशीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, उसमें क्योंकि गॉड ने ह्यूमन बींग्स को उनके पापों को पनिश करने के लिए पूरी की पूरी बाढ़ धरती पे भेजती थी, तो नोआ ने उनको बचाने के लिए हर किसी के दो रख लिए, जैसे कि शेर और शेरनी, और जैसे गाय बैल, इस तरीके से हर किसी के दो पैर रख लिए ताकि वो अपनी स्पीशीज़ आगे कंटिन्यू कर सकें। तो इस पेंटिंग में नोआ के जो बेटे हैं वो इल्बिस को, ये देखिए ये है इल्बिस जो कि डेविल है, उसको नदी में फेंक रहे हैं, नोआ के बेटे हैं, ताकि जो इल्बिस जो है वो शैतान है, जो कि ये आर्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। प्योर वाइट और सटल शेड्स ऑफ रेड, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं रेड के सटल शेड्स यूज़ करें, प्योर वाइट यूज़ किया गया है, ब्लू यूज़ करा है, येलो यूज़ करा है, ये सभी कलर्स का यूज़ करके बहुत ही चार्मिंग सी एक पेंट वर्क तैयार होता है। तो वाटर को जिस तरीके से उन्होंने पेंट करा है बहुत ही कन्विंसिंग है वर्टिकल पर्सपेक्टिव से, और एक ड्रामेटिक एनर्जी के साथ उसको मिला देती है, कि मतलब पानी को जिस तरीके से पेंट करा ऐसा लग रहा है कि कुछ ही ड्रामेटिक सा और कुछ ही बहुत एक्शन वाली चीज़ जो है वो पेंटिंग में हो रही है। ये पेंटिंग करंटली फ्रीयर गैलरी ऑफ आर्ट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC USA के कलेक्शन में है। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है कृष्णा लिव्स माउंट गोवर्धन। हम देख सकते हैं कि कैसे मुग़ल स्कूल के अंडर हिंदू थीम्स, ये यूरोपियन थीम्स के ऊपर भी पेंटिंग्स काफ़ी पॉपुलर थी, तो मतलब थीम्स का जो सब्जेक्ट मैटर थे वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थे। अब कृष्णा लिव्स माउंट गोवर्धन जो है वो हरिवंश पुराण से एक एपिसोड लिया गया है, और इसको अगेन पेंट करा है मिस्किन ने 1585 से 1590 के बीच में। ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क USA के कलेक्शन में है। गाइस, मैंने पहले वाले वीडियो में आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक एंड टेक्निक बताई है, जिससे आप देख सकते हैं कि आप कैसे स्टडीज़ को बहुत ही परफेक्टली, आप कभी भूलें ना, इस तरीके से याद कर सके, बिल्कुल गारंटीड है। तो आप जाके चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पार्ट नंबर 3 में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो है एक संस्कृत हरिवंश पुराण जो है एक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसको पर्शियन में ट्रांसलेट करा था मुगल्स ने। तो ये हरिवंश की थीम के ऊपर बेस्ड है। इसके बदौनी जो है वो एक स्कॉलर नोबल है अकबर के कोर्ट में, उनको जॉब दिया गया था कि वो लॉर्ड कृष्णा का ये जो हरिवंश पुराण है इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया जाए। तो यहाँ पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देख सकते हैं कि बदौनी जो था वो बहुत ही फेमस था क्योंकि उसके ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस व्यूज़ थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा पक्का मुस्लिम था। अगर हम उनको अबुल फजल के साथ कंपेयर करें, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देख चुके हैं कि अबुल फजल कौन थे, उसके बावजूद बदौनी ने उसका ट्रांसलेशन किया था।
तो इसमें हरी, अब ये पेंटिंग की हमने हिस्ट्री देख ली, अब देखिए इसमें हरी है, लॉर्ड कृष्णा है येलो कलर के क्लोथ्स में, उनका एक वो एक हाथ पे ये माउंट गोवर्धन लिफ्ट कर रहे हैं, सारे क्रीचर्स जो है वो उसके अंदर अंडर माउंटेन के अंडर खड़े हुए हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कृष्णा जो है वो माउंटेन के थ्रू सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और गॉड इंद्रा ने एक एक मतलब बहुत ही ज़्यादा हेवी बारिश भेजी है तो उसके लिए हरी यानी कृष्णा जो है वो उन सभी को एक अम्ब्रेला की तरह दे रहे हैं ताकि पूरा जो गांव है वो पहाड़ के नीचे रिफ्यूज ले सके। अब हम इसमें देख सकते हैं एक्शन बहुत दिख रहा है, ये एनिमल्स देखिए किस तरीके से मूव करते हुए दिख रहे हैं, मतलब इसमें हम क्लियर में कर सकते हैं थोड़ा सा क्या एक्शन हो रहा है। लोगों के भी आप देख सकते हैं, किसी का मुंह इस साइड फेस कर रहा है, किसी का इस साइड, किसी के हाथ ऊपर है, तो नैरेटिव सा एक हम लोग इसमें से मेकआउट कर सकते हैं। कृष्णा को हमने बहुत एक वाइट कलर की बड़ी सी माला पहना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स एंड ये सभी दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। ये पेंटिंग जो है इसको पेंट करी है उस्ताद मंसूर ने। अब मैंने यहीं पर आपको बताया था कि अबुल हसन को जो टाइटल दिया है वो है नदीर अल ज़मन यानी वंडर ऑफ एज, और उस्ताद मंसूर को जो टाइटल दिया है वो है नदीर उल अस्र। ठीक है, जिसको जो जहांगीर ने उनको टाइटल दिया है। ये करंटली क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट ओहियो यूएसए के कलेक्शन में है। जहांगीर के पास फाल्कन्स का एक बहुत अच्छा कलेक्शन था, जो कि वो एनिमल्स के भी बहुत ज़्यादा वो करते थे, लेकिन उनकी वो बर्ड जो थी वो उसकी फाल्कन की डेथ हो गई थी। तो ये इसके उनका मतलब उनका एनिमल्स को लेकर इंटरेस्ट जो है वो जहांगीर नामा में हमें क्लियर देखने को मिलता है। तो ये जो पर्शियन एम्परर शाह अब्बस थे, उन्होंने जहांगीर को इस फाल्कन के साथ प्रेजेंट किया था, गिफ्ट किया था। तो वो कैट थी, एक उनकी बिल्ली थी, जिन्होंने उस फाल्कन को फिर मार करके और उसकी डेथ हो गई थी। तो जैसे एम्परर जो था जहांगीर जो थे वो चाहते थे कि उस्ताद मंसूर जो है वो उसको एक पेंट करें उनकी डेड फाल्कन की याद में। उनको बहुत ही पसंदीदा थे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह, तो उनकी मेमोरी में ये पेंटिंग देखिए, फाल्कन पर्च्ड ऑन अ बर्ड रेस्ट, ये 1615 में बनाई गई है। आर्टिस्ट है उस्ताद मंसूर। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके क्लॉज देखिए कितनी शार्प बनाई गई है। फाल्कन के कलर देखिए, पूरा बैकग्राउंड बाकी बहुत थोड़ा प्लेन है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। एंड इसके फीचर्स देखिए, फाल्कन को भी किस तरीके से उसकी बीक, आईज, बॉडी में उसके फेदर्स बनाए हुए हैं एंड इसकी बॉटर्स। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है ज़ीब्रा। ये ज़ीब्रा जो पेंटिंग है वो इथियोपिया से थी, इसको टर्क्स लेकर आए थे और इसने मुग़ल एम्परर जहांगीर को प्रेजेंट करी थी। मतलब उनके नोबलमैन मीर जाफ़र ने उनको प्रेजेंट करी थी जहांगीर को, मीर जाफ़र लेकर आए थे ये। तो जहांगीर ने पर्शियन में पेंटिंग के ऊपर कोर्ट लैंग्वेज जो कि पर्शियन थी उसके ऊपर लिखा है अ म्यूल विच द टर्क्स, रूमिया, जो टर्क्स को कहते थे रूमिया, इन द कंपनी ऑफ मीर जाफर हैड ब्रॉट फ्रॉम इथियोपिया, दैट इज इथियोपिया को पहले वो कहते थे हबीशा। इट्स लाइकनेस वाज ड्रॉन बाय नदीर उल अस्र। ठीक है, वंडर ऑफ द एज उस्ताद मंसूर इन जहांगीर नामा। इट इज़ क्लियरली स्टेटेड दैट द एनिमल जो उनको नवरोज़ या न्यू ईयर फेस्टिविटीज़ के टाइम पे प्रेजेंट किया था, ये मार्च 1621 में, ये वही एनिमल है ज़ेब्रा। ओके, यहाँ पर ये भी मेंशन होता है कि जहांगीर जो है उन्होंने बहुत ही केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद और कुछ लोगों को तो लगता है कि ये घोड़ा है, ठीक है, जिसने घोड़े के ऊपर मतलब ऐसे स्ट्राइप्स प्रिंट कर दिए, कुछ लोगों को ये भी लगता था। तो जहांगीर ने डिसाइड करा कि इसको शाह अब्बस, ईरान के शाह अब्बस के भेज दिया जाए, जहाँ पर उन्होंने इसके बदले मतलब बहुत ही रेयर और यूनिक गिफ्ट्स एक्सचेंज में ले लिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो जो शाह है वो भी उनको रेयर गिफ्ट्स भेजे थे, जैसे कि फाल्कन, जो कि हमने इसकी पहले वाली पेंटिंग देखी। तो ये ज़ीब्रा जो है वो इनको बहुत ही समझ नहीं आया कि ये क्या एनिमल है, कुछ को लगा घोड़ा है जिसके ऊपर पेंटिंग कर दी, तो उसकी पेंटिंग ये ज़ीब्रा की है। पेंटिंग फिर बाद में शाहजहाँ के पोजेशन में आई, फिर ये रॉयल एल्बम ऑफ पेंटिंग्स में ऐड करी गई, और इसकी बॉर्डर आप देख सकते हैं जो कि शाहजहाँ के टाइम पे इसकी बॉर्डर बनाई गई। यहाँ पर ये देखिए जहांगीर ने इसके ऊपर ये पर्शियन जो कि कोर्ट लैंग्वेज थी उसमें लिखा है। हमारी लास्ट जो मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग की है वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। ये पेंटिंग जो है इसके आर्टिस्ट है हाजी मदानी, और ये शाहजहाँ के पीरियड की है। शाहजहाँ वही जिन्होंने ताजमहल बनाया था मुमताज़ महल की याद में। तो ये बताता है कि दारा शिको की जब शादी हुई थी तो उसकी प्रोसेशन जो बारात निकली थी, ये उसका यहाँ पर हमें पेंटिंग दिख रही है। दारा शिको जो थे वो शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे और राइटफुल लेजिटिमेट
थ्रोन के वो थे मतलब लेजिटिमेट, उनको होना चाहिए था, बट उनकी जगह फिर औरंगज़ेब ने ली थी उनकी जगह उनको मार के। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये दारा शिकोह जो है वो एक ब्राउन कलर के स्टालियन यानी घोड़े के ऊपर बैठे हुए, उनके ऊपर ट्रेडिशनल सहरा जो है वो सहरा बांधते हैं, और पीछे यहाँ पर उनके फादर दिख रहे हैं शाहजहाँ, जिनके आसपास हमें एक हैलो दिख रहा है रेड कलर के हॉर्स में। तो क्लियरली हम मेकआउट कर सकते हैं कि ये शाहजहाँ है और ये जो है वो है दारा शिकोह। इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर फायरवर्क्स पीछे दिख रहे हैं, म्यूज़िक हो रहा है, डांस हो रहा है, एनिमल्स दिख रहे हैं, पॉम्प एंड शो पूरी तरीके से, और सारे फिगर्स देखिए बहुत कुछ वन प्रोफाइल मतलब एक चश्मे में या फिर बहुत कुछ थोड़े बहुत 3/4 में भी ड्रॉ करे हुए, लेकिन कितने सारे फिगर्स हम देख सकते हैं कि ये, और ये बारात का स्वागत करते हुए जो जो ब्राइड है उनकी फैमिली स्वागत करते हुए यहाँ प्रोसेशंस हो रहे हैं, रात का सीन है, एंड ये सारे कोर्टियर्स हैं जो उनके साथ बारात लेकर पूरी आए, और इसमें हम देख सकते हैं। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।